हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीएससी गोल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 मई को यूपी पीसीएस का पेपर है और इससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें करनी चाहिए वो है पीवाईक्यू का रिवीजन करना और उन्हें पढ़ना। तो अब तक आई होप आप लोगों ने, जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तो काफ़ी बार रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन ये वीडियो में बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इन्होंने पीवाईक्यू का रिवीजन नहीं किया। तो आप बहुत ही कम समय में इस वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज़। आप लोग इसे देख कर के रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा। और इसके बाद लगातार हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि 14 मई से पहले और उससे काफ़ी दिन पहले ही ये हम सभी 2018 से लेकर के 22 तक का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं ये शुरू करने वाली हूँ 2018 की पीवाईक्यू। इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी के जो ईयर्स में पेपर आए हैं उनको करेंगे और फिर इसके बाद सीसेट पर भी आएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये है 2018 का पेपर। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो भी एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी करंट के पेपर जो उस काल में आए थे तो उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टैटिक पोर्शन देखेंगे क्योंकि वही रिपीट होता जाता है, ठीक है। और बाकी अगर जहाँ पे नीड होगी तो करंट अफेयर को, जैसे कि अब आप ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में आज क्या करंट अफेयर हो सकता है उसको मैं इंक्लूड करूँगी, अदरवाइज मैं स्किप करती जाऊँगी और स्टैटिक पोर्शन ही कंप्लीट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमारा सारा करंट अफेयर ही है। हाँ, ओके। तो जैसे कि आप लोग ये 8th क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में किस शहर में है। ये बात हुई 2019 की, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं 2023 के प्रीलिम्स के लिए और आगे के। तो आप इसमें इस समय कौन सा चल रहा है, 17वां चल रहा है। तो इसका ये कहाँ हुआ, ये इंदौर में होगा, ठीक है गाइस। मेरे पास जो पेन होता है टाइप का वो है नहीं, तो इस वजह से मैं हाथ से लिख रही हूँ, जो कि काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं। बस इतना काम चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं। ये भी हमारा न्यूज़ ही, हाँ, यहाँ से हमारा स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो कथन और कारण दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। जो नए हैं उन्हें मैं समझा दूं कि दो कथन और कारण दिए होते हैं, इसमें से हमें मैच करना होता है कि यह कथन का जो कारण है वो मैच हो रहा है नहीं। उस हिसाब से 4 ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, ठीक है। इसका कारण क्या है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। हाँ, क्योंकि अगर राजनीतिक एकता होती तो तुर्की आक्रमण सफल थोड़ी ना होते। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसका ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन मंदिरों में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को बताना, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ माना जाता है और हैवी। तो इसका हम देखते हैं, सीधे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले सप्त पैगोडा बना था, उसके बाद आया था हमारा जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद बना था गंगईकोंड चोलापुरम का मंदिर जो चोल राजाओं ने बनाया था। बृहदीश्वर मंदिर, ये भी चोल राजाओं ने बनवाया था। इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम पे चलते हैं कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के में जानकारी का स्रोत है। तो खारवेल शासक की जानकारी का स्रोत है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है, नीचे दिए दो कथन है और ये भी कथन कारण वाला ही है। इसको ज़्यादातर हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो अननेसेसरी है, तो सीधे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि ये है रिवीजन सीरीज। तो पहला ऑप्शन है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। हाँ, दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कारण, मतलब कि कथन और उसका कारण नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि बागौर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो लाल दरवाजा जौनपुर में है, ठीक है।
दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, सही है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है, लेकिन अदीना मस्जिद ये मांडू में नहीं है। ये हमारी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कहाँ? पंडुआ में। पश्चिम बंगाल में पंडुआ एक जगह है, वहाँ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली, नावादास भक्त माल की है, रसखान रसिक प्रिय, उस्मान चितावली। यानी अब हम देखें इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं बता रखा, तो बाकी इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। रसिक प्रिया किसकी है? तो ये है केशव दास की। ठीक है, और सॉरी, ये केशव दास की है, क्योंकि जो रसखान इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हंटर आयोग वुड्स का घोषणा पत्र। आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। उसके बाद भी सारे जो ये सभी जो आयोग हैं शिक्षा से रिलेटेड है, और उसके बाद इन सब की जो है काल होता है। तो देखते हैं कौन सा। और हंटर आयोग आपको बता दें कि 1882 में ये आया था। इसके बाद सैडलर आयोग और सार्जेंट योजना। सैडलर इस हिसाब से तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी सबसे पहले होगा। ठीक है, इसके बाद ए होना चाहिए, तो इसमें हमें ज़्यादा ना देखते यही मिल गया, लेकिन फिर भी हम इसका ईयर देख लेते हैं। तो सैडलर आयोग था 1917 में आया था, और जो सार्जेंट योजना थी आज़ादी के पहले आई थी 1944 में। इन सब का काम ये था, शिक्षा से रिलेटेड थे। वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब निम्नलिखित में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। फिर है नेक्स्ट कि इन युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह 1831, और खासी विद्रोह 1829, अहोम विद्रोह 1815। तो बाकी तीनों तो सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अहोम विद्रोह कब हुआ था? हमारा 1828 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन सा है? तो ये है कोपेन। नेक्स्ट है पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? ये है अर्जेंटीना में। सोनरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, और काराकुम तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा गिब्सन ब्राज़ील। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऊपर के तीनों तो सम्मिलित है, लेकिन डी ऑप्शन गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है। गिब्सन कहाँ है? आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोलंबिया, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। यानी कि इन सबको अवरोही, तो ये तो हमारा हो गया 2016 की बात हुई, तो ये करंट अफेयर हो गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो वह है 7000। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो भारतीय मौसम संस्थान है उसका मुख्यालय एक ही है, लेकिन अलग अलग वर्ष में उसका मुख्यालय चेंज किया गया, तो उसमें ये दे रखा है। यानी कि ऑप्शन देखते हैं, तो सबसे पहले दे रखा है नई दिल्ली, शिमला, कोलकाता और पुणे। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्यालय था वो कोलकाता में हुआ था, क्योंकि अपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ज़्यादातर चीज़ों के मुख्यालय जो थे संस्थान के वो कोलकाता में ही थे, उसके बाद वो नई दिल्ली शिफ्ट होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले कोलकाता में, फिर उसके बाद ये शिमला में आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये पुणे में गया, और फिर नई दिल्ली में। ठीक है, और इन सब के ईयर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, ये गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र जो हमारा पश्चिमी भाग है भारत का, वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। ये 2018 का पेपर काफ़ी इजी है, और
उस हिसाब से इनके क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा कौन बनाता है? तो मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी कहाँ की नदी है, कहाँ बहती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन और विवाह। तो विवाह तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, यानी कि डी ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। इसके अलावा प्रव्रजन, सिर्फ प्रव्रजन तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऑप्शन में ए बी सी होता तो हम इसको, लेकिन यहाँ पे प्रव्रजन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जन्म दर और मृत्यु दर होती है वही हमारी जनसंख्या की असली वृद्धि दर बताती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ही विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो वो है मनरेगा। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वर्ग द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता जो है लॉरेंज वर्ग द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे? आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है, कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्थानीय मेलों में जो स्थानीय मेले लगाए जाते हैं उसमें ग्राम पंचायत कर लगाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका संपोषणी वृद्धि था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12वीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में विकसित विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया था? तो वो है गाजियाबाद। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से जिले, 10 जिले हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये तो करंट का हो गया कि ये 2015-16 की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इस क्वेश्चन में तो मुझे डाउट लग रहा है, तो 1 मिनट, मुझे इसका आंसर लग रहा है तेंदुलकर समिति, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आंसर की में आंसर था डी, लेकिन मुझे ये डाउट लग रहा है। लेकिन तेंदुलकर समिति भी गरीबी रेखा से जो नीचे थे उनके लिए ही उनसे रिलेटेड थी, तो इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो करंट का अफेयर हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, 2021 में जो रिपोर्ट आई थी और उसमें कितना था, तो उसमें हमारा था 21.72% था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी, इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, 1973 में, और इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था आयोग ने। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? यानी कि जो जीवों में ऐसा कौन सा बायोम है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, यानी कि फसली भूमि, हम लोग फसल करते हैं वो भूमि मनुष्य द्वारा ही बनाई जाती है, कृत्रिम होती है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वो है कंगारू चूहा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम, 1 मिनट, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस में शुरू किया? तो ये शुरू किया था ये कहाँ किस शहर में स्थित है, सॉरी, तो ये स्थित है जामनगर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हंगुल या कश्मीर है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हम कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं। यही कॉमन सेंस हमें अपने एग्जाम में भी लगाना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हमें 150 के 150 क्वेश्चन ही सारे आते हों, तो हम कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और जो सही आंसर है उस तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कौन मृदा से संबंधित है? ये है एडैफिक। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है? क्योंकि ओजोन जो परत होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, तो सर्वाधिक सांद्रता भी वहीं होगी। कॉमन सेंस से ये भी सॉल्व हो रहा था। नेक्स्ट है कि वैश्विक उष्मा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके जो
इसकी वजह से क्या क्या मतलब किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो चक्रवात की, तूफान की, वायुमंडल की, तो उपरोक्त सभी की ही जो है वैश्विक उष्णन से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण संस्था, स्वशासन का मतलब हिंदी में कुछ टफ दे रखा है, तो ये होता है हमारा इन सीटू। इन सीटू से कौन संबंधित नहीं है पूछा गया, तो वनस्पति बाग से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये हमारा संबंधित है किससे, एक्स सीटू से संबंधित है, यानी कि बाह्य संस्थान जो हमारा होता है उससे संबंधित है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो वो करती है ओजोन। नेक्स्ट है कि एक नॉर्मन बोरलॉग जो थे हमारे किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस क्षेत्र से उनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, तो ये कृषि से संबंधित थे। और भारत में कृषि से संबंधित कौन थे, तो वो थे हमारे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है, रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फीयर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारी ओजोन परत है ये, हाँ, ओजोन परत हमारे ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती है, हमारी ओजोन परत कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सम्मिलित नहीं है, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, पेरियार केरल में, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इनके में से किसी जे.बी. नार्लिकर के द्वारा जो है अब तक विज्ञान नहीं माना जाता है, तो खगोलिकी, ब्रह्मांड की, नैनो प्रौद्योगिकी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो सब साइंस माने जाते हैं, लेकिन जो है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, उसे अभी तक साइंस नहीं माना गया है, ये उसका एक अलग ही सीन चलता रहता है। तो ये यहाँ पे जो है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी की मतलब कि एस्ट्रोलॉजी साइंस की ब्रांच है, लेकिन उसको माना नहीं गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कि किसका विलियम रॉन्जे ने किया था, वो था एक्सरे मशीन। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो एक्स रेज जो होती है उनकी ऊर्जा अधिकतम होती है। मीथेन निम्न में से किस निकलती है, उत्सर्जित होती है, धान के खेतों से, केवल दीमक की बॉम्बे से, यानी दोनों से निकलती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में अर्धचालक कौन है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा, तो अर्धचालक है सिलिकॉन। नेक्स्ट, भारत के संविधान की स्वतंत्रता में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, तो आपको पता है कि हमारे जो संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, और इसके अलावा स्वतंत्रता, सॉरी यार मुझे मतलब ये चीज़ मुझे पता नहीं है, 2 प्रकार की समानताएं हैं और 1 प्रकार का है भ्रातृत्व, तो ये आप लोग मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, जो प्रेम्बल है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ये इसमें तो करंट अफेयर आ गया। नेक्स्ट 67 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया। तो अगर आज इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हैं सुमन बेरी। आज इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा एक संवैधानिक संस्था, यानी कि संविधान की संस्था नहीं है, तो वो है नीति आयोग, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। सरकारी आयोग की संस्था किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी, तो वो थी हमारे ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, और एक नई अखिल भारतीय सेवा की संस्तुति करना। यानी कि जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, उसके पास कौन सा अधिकार है, वो अपनी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति कर सकती है। बाकी अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कार्यवाही करनी हो तो संसद के दोनों सदस्यों की वो चाहिए होती है,
सहमति। अब नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता पाते हैं? तो ये है भाग 2 अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद हमारा 5 से 11 आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न कौन सी आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो संसद किससे संशोधन कर सकती है? अपने जो 2/3 सदस्य उनके बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया, यानी कि 60 दिन तक अगर वो अपने संसद में न आए, सदस्य भी है और संसद में न आ रहा हो, तो उसको 60 दिन के टाइम के बाद ही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कहा था कांग्रेस बहुत ही एक सूक्ष्म संस्था है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट चलता है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग एक्सप्रेस है, इसका मतलब ये एक्सप्रेस नहीं है, पहले बता दूं। तो ये ना रेलगाड़ी है ना एक्सप्रेस है, ये था हिमा दास का मुंह बोला नाम, उनको ढींग एक्सप्रेस कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे काम को, ये तो करंट हो गया। और समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से सेक्शन 317 IPC। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किसका संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का है। नेक्स्ट, एंडल मैनुअल लोपेज, ये तो करंट हो गया। फिर है, पनामा पेपर्स के आधार भ्रष्टाचार के लिए, ये भी करंट है। फिलहाल इसका ऑप्शन पाकिस्तान था, ये भी करंट है। तो ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप चलते हैं, धनंजय, ये जो थे समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे, उनको राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे मुझे एक ही ऑप्शन, वो अगर आप लोग देखें, आपको कुछ नहीं भी आता तो विष्णुगुप्ता तो कांची, ये तो आपको पता ही होगा। तो डी का हमारा क्या हो जाता है? सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ए का थर्ड। धनंजय कुस्तलपुर के थे और नीलराज कहाँ के थे? अवमुक्त के। उग्रसेन कहाँ के थे? पलक्का के। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, हुलास, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। तो आलमगीर व हुलास ये कहाँ है? यूपी में है। तो थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो मणिग्राम और नानादेशी, ये दोनों विदेशी व्यापार संबंधित थी। आंसर की में सी और डी दोनों को ही चुना गया है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में संस्कृत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। हाँ, बिल्कुल किया गया था। और कारण है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं ने समा कहा जाता था कि शौकीन थे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में कहाँ पे जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है अयोध्या लेख में। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ, ये क्या था? तो चकला एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, किसके बीच? सूबा और परगना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को दावों को किस नाम से जाना है? मतलब कि सुरक्षा के लिए जो मराठा एक जनता से कर लेते थे उसको जाना जाता था चौथ के नाम से। खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दिल्ली के पुराना किले में? तो वो थी माहम अनगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण, दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। नहीं, लखनऊ तो बेगम हजरत महल से संबंधित है ना, तो यही गलत हो जाएगा। लियाकत अली कहाँ के थे? प्रयागराज से, उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वारंगल के जो रामचंद्र देव हैं वो सुमेलित नहीं है। एक्चुअली गाइस क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री में कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आता है जो आपने कभी ना सुना हो, तो इसीलिए हमें मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लेनी चाहिए और बाकी के सब्जेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं
यूपीपीसीएस में, तो आप लोग इसको तभी तैयार करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो जहांगीर शाह आएगा, उसके बाद था मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और सबसे लास्ट में आलमगीर सेकंड, जिनके टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ था वो थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है, तो ये गुजरात में। बच्चों वाला क्वेश्चन अब है कौन सी पर्यावरण प्रदूषण उत्तर प्रदेश की कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा नदी घोषित कर दिया गया, तो ये है गोमती नदी। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये सेवराई की पहाड़ियों में, क्योंकि ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सेवराई। नेक्स्ट राजस्थान महोत्सव का थार महोत्सव में निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, तो प्लियोसिन, पैलियोसिन, प्लीस्टोसिन और एवं अभिनव जमाव। तो गाइस इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ताप्ती कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ना कि पश्चिमी घाट से। तो नेक्स्ट वैश्विक गांव की संकल्पना किस विकास पर आधारित, वैश्विक गांव की संकल्पना आधारित परिवहन और संचार के विकास से। नेक्स्ट कौन सी प्रतिगाय दूध का उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है, महिला साक्षरता भी और साक्षरता भी दोनों भी चीज़ इसमें सबसे कम है, तो वो है हमारा जिला श्रावस्ती। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये क्या है, तो ये किस फल की किस्में हैं, तो ये अंगूर की किस्में हैं। तो इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि सुल्ताना, गुलाबी और काली, आपने देखा होगा कि जो काले अंगूर होते हैं उनमें हल्का हल्का सा गुलाबी भी कलर होता है, जब आप उसको खाते हैं या देखते हैं थोड़ा सा हल्का कलर होता है गुलाबी सा, जामुनी टाइप का, तो आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। गुलाबी और काले अंगूर तो होते ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है केरल। ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का हर साल आता है। तो अब इसमें देखते हैं न, आप लोगों को कुछ ना पता हो लेकिन एक चीज़ पता होगी कि उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। केरल में जो है केरल में है दोड़ा बेटा, ठीक है। इसका मतलब हाँ हमारा एक ही से ऑप्शन सही हो जा रहा है। एक मिनट गाइस, पेन चेंज। तो हमारा एक ही से ऑप्शन सही हो जा रहा है, किससे, जो हमने उत्तराखंड लगाया था वो सिर्फ सी में ही है, ठीक है। और बाकी जगह आप ये वाला गलत टिक हो गया है। हाँ, तो ये तो हमारा केरल में। तो चलिए चलते हैं। केरल में अनाईमुड़ी है, ठीक है। नागालैंड सारामती हो गया, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु हो गया दोड़ा बेटा। तो ये आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, उनको काफ़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, ठीक है। इनमें क्योंकि सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, तो ये तो हमारा करंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम, ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही हमने किया है, तो ये था हरियाणा, रिपीट हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण लोग रहते हैं, ठीक है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले और। तो गाइस में सबसे पहले आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि सबसे पहले तो कीट ही आए थे भाई, आए थे या नहीं, लेकिन नहीं, आयोग ने जो इसका आंसर दिया है पता नहीं किस हिसाब से दिया है, लेकिन जो मैंने पढ़ा था तो मेरा ज्ञान कहीं काम आया नहीं। तो सबसे पहले आए थे कवच वाले कीट, कवच वाले जीव, जैसे कि कछुआ वगैरह। फिर आए हैं पहला कीट, उसके बाद आया पहला सरीसृप, सबसे लास्ट में हम लोग आए हैं तो स्तनधारी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 113 वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा पे है, तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास, संपोषणीय विकास के कई नाम हैं, तो ये हो गया।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक है, कौन सी जो भारत में है गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो ये है योजना आयोग, क्योंकि बाकी के ऑप्शन तो संसद से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर, तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कौन सा प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से संबंधित है, ये है आयकर। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में है। भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित, तो ये था शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग UNDH के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहता है, तो सबसे ज़्यादा लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं 55%। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, तो ये है हमारा स्मॉग। अब द्वितीय प्रदूषक क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक से के मिलने से जो प्रदूषक बनता है, तो ये दोनों तो हो गए प्राथमिक, और इनके मिलने से जो बनेगा वो हमारा द्वितीय प्रदूषक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों के तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है, तो वो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, लेकिन कोरल रीफ में भी होती है। तो इसका आंसर C और D दोनों माना गया है आयोग के आंसर की में। ये जो आपको क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से करा रही हूँ, तो डोंट वरी गाइस, आप लोग निश्चिंत होकर बस वीडियो को देखिए और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता, बाकी रेशम का कीट होता है, लाख का कीट होता है, शहद तो मधुमक्खी की से प्राप्त होता है, तो वो भी एक कीट ही होता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, तो ये है 10 dB। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, तो ये की गई थी 2008 में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो है सागर। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए नहीं, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ठीक है, हरितगृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं। कौन प्राकृतिक गैस है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है का, तो मीथेन है ये। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दवा निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी, डाइक्लोफिनेक। कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक था, तो ये तो बात थी 2015 की, लेकिन हमें देखना है 2022 के हिसाब से, जो अभी नवंबर में रिपोर्ट आई थी इसके हिसाब से कौन था प्रथम, तो वो था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सेकंड नंबर पे था चीन। भारत की रैंकिंग क्या थी, भारत की रैंकिंग थी 8th नंबर पे। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा सही है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। हाँ, ये भी देखा गया है। भोपाल के साथ ही गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल सही बात है। जो कार्बाइड कंपनी थी उसमें मेथिल आइसोसाइनाइड, उसका जो केमिकल लीक होने की वजह से हुई थी। अब नेक्स्ट है, मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें अब भारत आपदा युक्त देश है, तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो तीसरा ऑप्शन तो गलत है, भारत आपदा युक्त देश नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो वो है कॉस्मिक रेस का, नहीं, ये होता है प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है। ग्राफीन क्या है, कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली चीज होता है, तो ये होता है पेरोक्सिल नाइट्रेट। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसने लिखी थी, स्टीफन हॉकिंग ने, क्योंकि वो टाइम पे रिसर्च कर रहे थे। इसलिए विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो होता है संतरा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खट्टा होगा उसी में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाएगा, तो यहाँ पे आयोग ने आंसर लगाया था आंवला। नेक्स्ट है, कौन जीव जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि मंगल पे जाने की बातें चलती रहती हैं। वैसे ही आइंस्टीन को निम्न से किस सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के। हालांकि ये सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया था, लेकिन उनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, तो सौर ऊर्जा तो हमारी में अच्छी ऊर्जा देती है। राज्य के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं, तो समाजवादी भी हैं, उदार बौद्धिकवादी भी हैं,
गांधीवादी भी हैं, तो तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? तो ये है, इसका आंसर क्या होगा गाइस, आप लोग कमेंट करिएगा, ये मुझे डाउट लग रहा है। अगर मुझे सही आंसर मिलेगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे PN भागवती। द एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक किसकी है? तो ये हमारी बुक है संजय बारोजी की, ठीक है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, किसे भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महिला एवं बाल विकास किस लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही दे नहीं रखा था, क्योंकि इसका आंसर जो था 1989। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो वो है 20। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग को पसंद आता है तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मैंने कोई गलती की हो किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, तो के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।